श्रीलंका से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है जहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। Demonstrations against Sri Lanka's dire economic situation. Because there has been no electricity in that mall for 10 hours. चीन की कर्ज पॉलिसी से परेशान श्रीलंका इस वक्त बर्बाद हो चुका है। Now as Sri Lanka continues to battle its worst economic crisis in decades. श्रीलंका से जुड़ी इन खबरों के जरिए आपको यहाँ के हालातों के बारे में काफी कुछ जानने को मिल गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका आर्थिक संकट के साथ महंगाई की चपेट में आकर क्यों फंस गया? श्रीलंका की जनता को इस हालत में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर भारत अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता है तो आने वाले समय में भारत में श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं? तो क्या भारत में उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए चिंता जाहिर की जा रही है, या फिर भारत अपनी इकोनॉमिक ताकत के बलबूते ऐसे हालात नहीं बनने देगा जैसे श्रीलंका में आज के दौर में हालात पैदा हो गए? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। श्रीलंका में प्रदर्शन क्यों देखने को मिल रहे हैं और ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो श्रीलंका के लोगों को मुसीबत में डालने का काम किया, जिससे आज लोग अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए? ऐसी क्या वजह है कि हालात भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और लाचारी तक पहुंच गए? दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के देशों से जरूरी सामान भी आयात करने में श्रीलंका की सरकार नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि श्रीलंका सरकार के पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि देश में जितना कर्ज है उसका 38% कर्ज दुनिया के देशों का है। ऐसे हालात में दुनिया के देशों से श्रीलंका अपने मूलभूत सुविधाओं को आयात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सामान के बदले पैसे देने के लिए श्रीलंका सरकार के पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं बचा है। We need people power. At the end of the day, that's the only way anything's going to happen in this country. It's when we take responsibility for what happens in our own nation, on our own soil, for our own people. I think that's the most important thing for us to all take away. I think we spent way too much time thinking about that person who can do that for us, palming it off on someone else. And it's too late. When you get to that point, you know it's too late. We all have a superpower within us. Never forget that. You might think, what can I contribute today? Maybe you can draw a beautiful sign that has a strong message. Maybe you can't come for a protest. Maybe you can sit at home, but start sending the messages around, the important messages that can help keep people safe, that can help direct funds to the people who need it most. Never forget, you all have a role to play, and I want your friends out there who are not here right now, who might be thinking, इसका असर किन चीजों पर पड़ रहा है? दरअसल श्रीलंका में मूलभूत सुविधाओं में कमी के चलते महंगाई तेजी से बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण श्रीलंका सरकार तेल आयात नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमतें 254 रुपए लीटर से ज्यादा हो गई, तो डीजल 176 रुपए लीटर से ज्यादा बिक रहा है। मतलब श्रीलंका की सरकार कच्चा तेल आयात नहीं कर पा रही है, जिससे श्रीलंका में पावर कट बढ़ने जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि तेल की आपूर्ति नहीं होने से बिजली पावर प्लांट ठप पड़े हैं। इसका असर श्रीलंका की फैक्ट्रियों में भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से कामकाज ठप हो गया। लोगों के पास काम नहीं है, जिससे रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। तो दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, श्रीलंका में मिल्क पाउडर 790 रुपए प्रति 400 ग्राम बिक रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 5000 के पार चली गई। चीनी 290 रुपए किलो तक पहुंच गई। चावल 500 रुपए किलो तक बिक रहा है। दाल 420 रुपए किलो तक बिक रहा है। 480 रुपए किलो मिलने वाला तेल 870 रुपए लीटर मिल रहा है। Everything sell for China. So now Sri Lanka no money. She buying everything credit for other country. My boss to do every day just 4,000, 5,000 give salary
1 day salary. अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है। दरअसल श्रीलंका में राजपक्षा ब्रदर्स लंबे समय से श्रीलंका की सरकार में राज करते आ रहे हैं। ऐसा तब से देखने को मिल रहा है जब से श्रीलंका आजाद हुआ। मतलब 1947 में भारत आजाद होता है और उसके एक साल बाद 1948 में श्रीलंका आजाद हो जाता है। लेकिन इतिहास पर अगर गौर करेंगे तो ज्यादातर समय राजपक्षा ब्रदर्स ने श्रीलंका की गद्दी पर राज किया। इन्होंने श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया ताकि अपने भाई बंधुओं को सरकार में जगह दी जा सके। इसलिए अब जब श्रीलंका में हालात आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं तो श्रीलंका के लोगों का गुस्सा भी राजपक्षा ब्रदर्स के खिलाफ फूट रहा है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे जिसमें राजपक्षा परिवार का श्रीलंका की सियासत में दखल किस तरह का रहा है वो दिखाई देता है, जिसके खिलाफ आज जनता प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि जनता को लगता है कि इस परिवार की वजह से श्रीलंका के हालात ऐसे बन गए। जिसको ग्राफिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी श्रीलंका की पारिवारिक सियासत समझ में आ जाएगी। आपको श्रीलंका के सियासी परिवारवाद के खिलाफ फूटे गुस्से को समझने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि 22 मिलियन वाले देश का आर्थिक संकट में जाना चिंताजनक है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल श्रीलंका सरकार की कर्ज नीति ने श्रीलंका में आर्थिक संकट को बढ़ाने का काम किया। श्रीलंका के राजनेताओं ने जनता को तत्कालीन राहत देने के लिए दुनिया के देशों से कर्ज लिया। हम्बनटोटा पोर्ट में क्षमता से ज्यादा पैसा निवेश किया, जिसका असर ये हुआ कि श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लीज पर देना पड़ा। वैसे इस नाकामी के लिए तत्कालीन सरकार एक बार फिर से पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराने में जुट गई है। मतलब जैसा हर देश में सियासी दलों का यही रोना होता है कि हर नाकामी के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार होती हैं और वर्तमान सरकार उस पर सुधार करने का दावा करती है। ऐसा ही श्रीलंका में चल रहा है। जब आर्थिक संकट गहराया तो वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में जुट गई। मतलब जनता की नाराजगी को कम करने के लिए दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकारों ने चाय, रबड़ और कपड़ों जैसे उत्पादों का निर्यात नहीं बढ़ाया, जिससे आज श्रीलंका आर्थिक संकट में फंस गया। क्योंकि श्रीलंका को विदेशी मुद्रा चाय, रबड़ और कपड़ों के निर्यात से मिलती थी, पर्यटन उसमें योगदान देता था और विदेशों में रहने वाले लोग जो पैसा भेजते थे उससे श्रीलंका को विदेशी मुद्रा मिलती थी। इस पैसे से ही श्रीलंका मूलभूत जरूरी चीजों को आयात करता था। लेकिन कोविड के चलते दुनिया भर के देशों में आर्थिक संकट गहराया तो श्रीलंका उसके जाल में बुरी तरह से फंसता चला गया, जिसकी वजह से $14 बिलियन का लॉस श्रीलंका को हुआ। ऐसे में 22 मिलियन वाले देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार का अर्थशास्त्र पूरी तरह से फेल हो गया है। इसका नजारा तब दिखाई दिया जब श्रीलंका ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने कर्ज की अर्जी लगाई थी। तब श्रीलंका में मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थे और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब ऐसा होगा जब 17वीं बार श्रीलंका IMF के पास कर्ज की अर्जी लगाएगा। बीच में कुछ समय के लिए ऐसा दौर आया जब लगा कि श्रीलंका धीरे धीरे आर्थिक तौर पर पटरी पर लौट आएगा, लेकिन हालात तब बिगड़ने शुरू हुए जब श्रीलंका चीन के कहने पर हम्बनटोटा पोर्ट पर निवेश करने के लिए चीन से कर्ज ले लिया। कोविड आने की वजह से निर्यात रुक गया, पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया, विदेशों में फंसे नागरिकों की कमाई बंद हो गई और सरकार खर्च भी ज्यादा कर रही थी, क्योंकि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती की और किसानों को राहत देने के लिए योजनाएं भी कई शुरू की, जिससे सरकारी खजाने पर ज्यादा दबाव बढ़ता गया और सरकार की कमाई के सोर्स कम होते गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका पर 55 गुना ज्यादा कर्ज का बोझ है। 6,000 करोड़ रुपए रिजर्व में बचे हैं, लेकिन कर्ज 3.42 लाख करोड़ रुपए है। 3 साल पहले 57,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार था। जुलाई 2021 तक 20,000 करोड़ रुपए रह गया, जबकि नवंबर 2021 तक 11,000 करोड़ रुपए श्रीलंका के खजाने में ही बचा था। ऐसे हालात में 18.8% की रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई दर पहुंच गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार लोगों की मूलभूत सुविधाओं को खरीद नहीं पा रही है। जितनी डिमांड है उससे कम चीजों को आयात कर पा रही है, जिससे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है।
इस संकट को बढ़ने का कारण एक और है। वर्तमान सरकार ने मतलब गोटाबाया राजपक्षा ने अपने कार्यकाल के पिछले 2 से 3 साल में कई ऐसे कदम उठाए जिससे श्रीलंका के आर्थिक संकट को बढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में फर्टिलाइजर को बैन कर दिया। इससे चावल और चाय के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाय का निर्यात होता था उससे जो विदेशी मुद्रा श्रीलंका को मिलती थी वो घटती गई, क्योंकि चाय के उत्पादन में गिरावट आई। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला गया और हालात अब यहाँ पहुंच गए कि देश कर्ज में डूब गया। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान होकर भुखमरी की कगार तक पहुंच गई। इसलिए श्रीलंका में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। 4 अप्रैल तक सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से किनारा कर लिया, जबकि जनता राष्ट्रपति का ही इस्तीफा मांग रही है। इन प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होने से राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार आ जाते हैं, मतलब जनता को मिले अधिकारों को डंडे और गोली के बल पर दबाया जा सकता है। एक मतलब ये भी है कि एक तरह से श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई, जिसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, बशर्ते इस पर श्रीलंका की पार्लियामेंट की 14 दिन के अंदर मुहर लगनी जरूरी होती है। लेकिन अब जब पूरी कैबिनेट ने ही इस्तीफा दे दिया है तो ऐसे में श्रीलंका में कौन सी संसद चलेगी और उसमें कौन से मंत्री बैठेंगे जो इमरजेंसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल भारत का भी है, क्या भारत में भी ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं, वो भी तब जब लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसको दैनिक भास्कर की तस्वीर में आप देख सकते हैं। बेरोजगारी दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे हालात को देखते हुए हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 24 से ज्यादा बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने चिंता जाहिर की। उनका दावा है कि जनता के लिए फ्री की योजनाएं व्यवहारिक नहीं है। ऐसी योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, वो भी तब जब कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा हो। इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यूपी सबसे ज्यादा 6.53 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। इसके बावजूद 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है। पश्चिम बंगाल के ऊपर 5.62 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है और फिर कुछ और राज्य हैं जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। मतलब साफ है कि जब फ्री की योजनाएं चलाई जाएंगी तो जनता पर ही बोझ डाला जाएगा। वो टैक्स के रूप में जनता से ही सरकार वसूलेगी, मतलब जितना खर्च करेगी उससे ज्यादा पैसा जनता की जेब से सरकार निकालेगी भी। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। 2014 के बाद जिस तरह से देश के लोगों का खर्च बढ़ा है, मतलब मई 2014 से पहले एक बाइक में औसतन 414 रुपए का पेट्रोल एक बार टंकी भराने में लगता था, लेकिन अब 1000 से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं बाइक की टंकी फुल कराने में। इसी तरह से एक कार चालक पहले 2856 रुपए में कार की टंकी फुल करा लेता था, लेकिन अब 4000 से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर की टंकी भराने में 2749 रुपए मई 2014 तक खर्च होते थे, अब 4500 से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जबकि ट्रक मालिक मई 2014 तक 11456 रुपए टंकी फुल कराने में खर्च करते थे, अब वो 19000 से ज्यादा रुपए खर्च करते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिसकी जेब पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा वो दूसरों पर दबाव डालेगा। अगर सरकार ज्यादा पैसे किसी चीज के लिए चार्ज करेगी तो उससे जुड़ी चीजें भी महंगी होंगी। ये बाजार का आम फॉर्मूला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर महंगाई पर सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो हालात श्रीलंका जैसे बन सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.